स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो पॉलिटी से रहने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सोशल साइंस के प्रश्न को हल करती हूँ, और पहले मैं फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरह का प्रश्न लेकर सेशन में लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ पॉलिटी के प्रश्न, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आगे भी जितनी सारी वीडियो मैं बनाऊँ आप लोग तक पहुँच पाए। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर गलती रह गया तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि और भी जो भी मेरे द्वारा गलती हो तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसे सुधार पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। आज जो हमारा पहला प्रश्न होगा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो एक ही बार में हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 352 में कहा गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो एक ही बार हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए लगाते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन मैं इसका करती हूँ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 का खंड जो है, खंड कितना में, 352 का खंड 3 में किया गया, खंड 3 में किया गया। ठीक है, और इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचना देते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है अनुच्छेद 352 के। जब तक राष्ट्रपति उसे सूचना नहीं देता है, सूचित नहीं करता है, तब तक मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसे बड़ा, क्योंकि आप लोग को बढ़िया से दिखे। ठीक है, देखिए सारा एग्जाम देखिए नीचे थोड़ा सा ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ये 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको जूम करके मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप कि क्वेश्चन को बढ़िया से दिख रहा होगा। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पे है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है उनकी जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पे दिया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पे। तो राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। और राज्यसभा में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की अनुसूची कितना में है? जितना राज्यसभा में कितनी सूची हो, राज्यसभा में जो है निर्धारण सीटें कितना होना चाहिए वो कौन करते हैं? तो ये अनुसूची जो है चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची चौथी में। ठीक है, अनुसूची चौथी में निर्धारित किया गया, चौथी अनुसूची में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या करना है? सदन को आहूत करने का अर्थ सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। और दूसरा में क्या? स्थगन से थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, और दूसरा में क्या है? स्थगन से सत्रावसान होता है और विघटन को समाप्त करता है, और चौथा में स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो है 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है, 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या है? सदन को आहूत करने का दीक्षांत अर्थ है दीक्षांत। ठीक है, और तीसरा में क्या है कि विघटन सदन को समाप्त करता है, विघटन जो है सदन को समाप्त करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जरूर देखें और सेशन में बने रहें ताकि और भी आप लोग को फायदा हो सके, वीडियो छोड़े नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन क्या आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के तहत ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन।
ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 4 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने के जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तब जाकर के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा यानी कि सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक। तो 108 के अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में, आप देखिए इसमें तो मैं डील करती हूँ। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो सभी को पता होगा राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य यानी कि लोकसभा को, और लोकसभा में 12 सदस्य राज्यसभा में जो है मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन एक अभी जो है अभी ये 2 जो है लोकसभा वाला जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के संबंध में जो भी विशेष ज्ञान ख्याति प्राप्त हो उनको जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन जो है 2 सदस्य जो है अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 में, ठीक है, 104वां दिखा नहीं रहा, 104वां संविधान संशोधन 2019 में अधिसूचित होकर 25 जनवरी 2020 को जो है अनुच्छेद 131 निष्प्रभावी हो गया है और राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सिर्फ 12 सदस्य को ही नामांकित करते हैं। यानी कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा में जो एंग्लो भारतीय है उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। सत्र क्या है क्वेश्चन में, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव में क्या बोल रहा है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या शर्त है? ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। ठीक है। बी और डी, बी और डी। तो निंदा प्रस्ताव में यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न है और सदन की अनुमति से प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस मैं इसका कर देती हूँ। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विधि में स्पष्ट अंतर होता है। ठीक। निंदा प्रस्ताव में कारणों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होता है, कारण जो है उसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है निंदा प्रस्ताव में। सदन की अनुमति की यानी कि अलग से आवश्यकता नहीं है इसमें। और इसमें दोनों यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया है, लेकिन इसका आंसर माने तो आप लोग ए, बी और डी माने। ठीक है। लेकिन बीपीएससी इसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लेखा अनुदान। ठीक है। लेखा अनुदान क्या है? लेखा अनुदान बना है, तो लेखा अनुदान बना है जो बजट पारित लंबित, इसका आंसर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो लेखा अनुदान तभी पारित किया जाता है यानी कि उसको विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सिंचित निधि से कोई रकम यानी कि कोई धन निकाली जाती है। यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए हैं और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए तो या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक से पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 116 के तहत अनुच्छेद 116 के तहत 16 का 1 का तहत, ठीक है, 1 के तहत जो अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। और अनुच्छेद 116 में व्यवस्था किया गया है कि आकस्मिक परिस्थिति में अगर सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो तो जैसे युद्ध के समय में या लोकसभा के रूप में अनुदान, युद्ध के समय में लोकसभा क्या है उसमें अनुदान के रूप में देती है, तो संसद द्वारा निकासी अधिकृत करती है और यह बजट लंबित होने के कारण जो आवंटित की जाती है। तो लेखा अनुदान समझ गए आप लोग। लेखानुदान करते हैं कि बिना लेखानुदान के कोई भी जो है सिंचित निधि से धन नहीं निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो करेक्ट आंसर लोकसभा स्पीकर को अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
तो लोकसभा में कितने ये होते हैं सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के होता है। तो लोकसभा का होते हैं 15 सदस्य, लोकसभा के इसमें 15 होते हैं, और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, ठीक है, 22 सदस्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक, ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया से पढ़िए। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष के विनिर्णय की समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक यानी कि उसको कहते हैं तलाक या बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया, ठीक है। तो कब किया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 तलाक वाला जो है आंसर 2017 हो जाएगा, ठीक है, 2017। तो थोड़ा सा इसका मैं फिर डिस्कशन कर देती हूँ। तो इसके आया था सायरा बानो बेगम बनाम संघ वाद आया था, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ उस समय था, 5 पीठ ने 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा, जिनको कहते हैं तलाक बिद्दत को संविधान अनुच्छेद का 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक ठहरा दिया। इसी निर्णय के समर्थन में संसद ने मुस्लिम महिला जो कि विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट 2019 में बनाकर 3 तलाक की प्रथा जो है, जिनको कहते थे 3 बार तलाक करने पे क्या होता था, डिवोर्स हो जाता था। तो उनको क्या, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप से शामिल थे, के आधार पर तत्काल वो विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो 2017 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तलाक को ही कहते हैं तलाक बिद्दत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है, एक संघीय न्यायालय भी हो जाएगा, ठीक है, संघीय न्यायालय भी हो जाएगा, मानव अधिकारों का संरक्षण भी है, और संविधान का अंतिम विवेचन जो है सर्वोच्च न्यायालय है, और ये सिविल न्यायालय भी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो भारत का उच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया है, और भारत का उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में हस्तांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन में ही किया गया, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और ये 124 अनुच्छेद के द्वारा, 124 अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको टिक लगाना है। तो इसका आंसर जो मैं बताती हूँ क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो नहीं 1950 में नहीं हुआ था ये, इसका आंसर जो हो जाएगा नहीं सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो 1950 में हुआ था, सॉरी गलत बता देती, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में ही आता है। और तीसरा में क्या, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो है ये करेक्ट नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है। तो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की क्षमता क्या है, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर और स्टार मार्क लगा हुआ, ठीक है। तो अभी कहा जाता है कि अभी 33 को न्यायाधीश है, ठीक है। तो उस समय का अभी नहीं पूछेगा। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 33 है, ठीक है। तो आप लोग 33 याद रखेंगे, ठीक है, आंसर 33 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में भी कितना है? 33 है। 33 याद रखेंगे, वर्तमान में कितना है? 33 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 के तहत 1 to 4 के 2 के तहत, ठीक है, 2 के तहत राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बताती हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 124 का 2 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम पद्धति भी होता है। कॉलेजियम पद्धति कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें कॉलेजियम पद्धति यानी कि और भी जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उसमें उनकी अनुशंसा पे ही राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लिखकर किसको देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्याग पत्र लिखकर किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आप लोग लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त मतलब वो कब उनका पद जो है समाप्त हो जाता है? 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय का है 62 वर्ष। ठीक है, ये उच्च न्यायालय का है, राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसका उच्च न्यायालय, ये है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद तभी करता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय में जो है उसमें क्या बोलता है कॉलेजियम प्रणाली जो होते हैं, यानी कि और भी अन्य जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको उनकी मंजूरी से है संसद में जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कॉलेजियम प्रणाली। तो कॉलेजियम प्रणाली आप लोगों को समझ में आया? फिर से मैं बताती हूँ। कॉलेजियम प्रणाली उसे कहते हैं जो कि उच्च न्यायालय में जो है 4 जज होते हैं। 4 जज, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनकी स्वीकृति के बाद जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है उनकी स्वीकृति के बाद ही नियुक्ति होते हैं। तो उसी में जो कॉलेजियम प्रणाली जो है वो न्यायाधीश में ही नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि एक में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली एक संसदीय निकाय है। ठीक है, एक संसद में होता है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जिनको बोलते हैं सीजीआई, क्या कहते हैं? सीजीआई बोलते हैं, सीजीआई करते हैं। और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, उसी को बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। और तीसरा में क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि डी हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है? कॉलेजियम प्रणाली होता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पीछे मैं बता चुकी थी। और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वावलोकन ये एक स्रोत भी है जो कि कहाँ से लिया गया? तो न्यायिक पूर्वावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो इसका डिस्कशन मैं कर देती हूँ। इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी होगा, यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करता है, यानी कि उनको न्यायिक पूर्वावलोकन का काम है। ठीक है, तो न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय राज्य में होता है और एक संघ में जो होता है यानी कि दिल्ली में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है और राज्य में जो उच्च न्यायालय है। ठीक है,
तो केंद्र या राज्य को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून असंवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की अधिकारिता जो अधिकार दिया गया है न्यायिक प्रलोभन यही इसी को कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर असंवैधानिक रूप से किसी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तब इसमें न्यायिक प्रलोभन जो इसको जांच करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया और परंपरा पर भी सहमति है, ठीक है, आधारित है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये सभी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, ठीक है। एस आनंद किस पद पर ये थे 1990 के दशक में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। तो एस आनंद जिसको बोलते हैं आदर्श, इनका नाम पूरा नाम है आदर्श सेन आनंद, ठीक है, पूरा नाम है। तो आनंद जो है 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे, 29वें मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल कब तक था? 10 अक्टूबर 1998 से लेकर के नवंबर 2001 तक था। नवंबर 1998 से लेकर के, ठीक है, 1998 नवंबर 2001 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो ऐसे 1990 के दशक के अंत में इस दशक में मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 131वां। संविधान का जो है 131वां सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकार को परिभाषित करता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार कहा जाता है कि भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच और एक या और भारत सरकार और किसी राज्य या दूसरी और एक और अधिक अन्य राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित होने जिस पर किसी विधिक सरकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता होगी। तो अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131 के अनुच्छेद में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।